आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप गंगा किनारे हैं, हरिद्वार अगर हम में अपनी हैं। माँ के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो प्रकृति भी तो हमारी सबसे पहली माँ है। और कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके घर पे मैं बैन हो रखा। वेलकम टू स्ट्रेट टॉक सुरभि पॉडकास्ट सीरीज। ये इस चैनल का पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से लेकर सोशल वर्क तक, टाइम मैनेजमेंट से लेकर मेंटल हेल्थ तक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स को लेकर। सो ये सब टॉपिक्स यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आज हमारे साथ इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट जो खुद भी एक यंगस्टर है, अक्षत त्रिवेदी। सबसे पहले मैं अक्षत त्रिवेदी का वेलकम करना चाहूँगी। अक्षत त्रिवेदी एक सोशल वर्कर है एंड एनवायरमेंटलिस्ट है। तो अक्षत, मैं चाहूँगी आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दें। इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुरभि। आपकी पॉडकास्ट सीरीज़ का ये पहला पॉडकास्ट है और आपने मुझे इनवाइट करा एज अ गेस्ट। तो इंट्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा नाम अक्षत त्रिवेदी है और हम 3-4 सालों से पर्यावरण के हित में जितना हो सकता है अपनी साइड से उतना सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक कर पाएंगे तब तक आगे भी करते रहेंगे। बस अभी तो फ़िलहाल यही है। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप गंगा किनारे हैं, हरिद्वार में हैं। तो अक्षत, आप एक यंगस्टर है और आजकल यंगस्टर्स क्लबिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आपने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम आप उसी में लगाते हैं, सोशल वर्क में लगाते हैं। तो इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है? तो देखो, जब मैं स्कूल में था तो मुझे तब से ही बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था। मुझे लगता था कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था तो मुझे लगता था हर आदमी अपनी रेस में दौड़ रहा है। सबको अपना करियर सेट करना है, सबको अपने लिए पैसा कमाना है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। पर इन सब चक्करों में जो हमारा इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। और प्रकृति कब तक झेलेगी ये सब? हम आज सोच रहे हैं कि हम 100 रुपये कमाने के लिए 4 पेड़ काट दें या जो भी XYZ रीज़न है, पर एक टाइम आएगा जब ये सारी चीज़ें जो हमारी रिसोर्सेज है वो ख़त्म होंगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपने फ़ायदे के अलावा भी, मैं ये नहीं कहता कि अब सारा टाइम अपना इसी चीज़ में दे दो, पर हमें अपने फ़ायदे के अलावा भी थोड़ा सा समय पर्यावरण के लिए निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए ऐसे ही स्कूल टाइम से शुरुआत हुई और तब से ये कारवां आगे चल रहा है। मेरे साथ के यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ इसी चीज़ के लिए डेडिकेट कर दो, बट हाँ, हम महीने में, हफ्ते में कुछ 1-आधा घंटा पर्यावरण के लिए भी दे सकते हैं। अगर हम अपनी माँ के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो प्रकृति भी तो हमारी सबसे पहली माँ है। अगर प्रकृति नहीं होगी तो हम सबका जीवन यापन कैसे होगा? तो मैं आपसे ये पूछूंगी नेक्स्ट कि आप ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे कि लोग घर में बैठे भी एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? देखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे हम जो टूथब्रश यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, वो डिकम्पोज़ होने में हज़ारों साल, 5,000 साल, 10,000 साल लग जाते हैं। बट उसी प्लास्टिक टूथब्रश का जो अल्टरनेट है वो है बैम्बू से बने हुए टूथब्रश, जिसमें कि PBT के उसके फाइबर होते हैं और जो पूरा हैंडल होता है वो बैम्बू का होता है। उसे आप यूज़ करो और जब भी आप 2-2.5 महीने में, जैसे डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि हर 2-3 महीने में अपना ब्रश जो है वो चेंज कर देना चाहिए, तो जब भी आप उसे फेंकोगे तो वो ईज़िली सॉइल के साथ मिक्स होकर डिकम्पोज हो जाएगा। उसके अलावा जो हम अपने घरों में बॉटल्स यूज़ करते हैं, हम देखते हैं मोस्टली क्या होता है, हम प्लास्टिक वाली बॉटल्स जो है पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक है ही है, प्लस वो जो माइक्रो प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं उस बॉटल के थ्रू, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसको जो है चेंज करके स्टील की बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे अगर हम धीरे धीरे देखें तो तमाम ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आप इनिशियली घर से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके और पर्यावरण संरक्षण में जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एक सोशल वर्कर भी है, तो एक मिथ है सोशल वर्क को लेकर कि सोशल वर्क मतलब डोनेशन और डोनेशन मतलब मनी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली पीछे हट जाते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखो, डोनेशन तो मैं बोलूँगा कि देखो, डोनेट तो करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही डोनेट करो, है ना। आप अपना समय डोनेट कर सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे, मुझे लगता है जो मेरे से छोटे होंगे या जो मेरे एज में भी होंगे, वो अभी उतना ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पैसा ही एक ओनली ऑप्शन नहीं है आपका लिए सोशल वर्क करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। आप अपना टाइम डोनेट करो। हमारी टीम है, हम करीब 40-45 लड़के और लड़कियां हैं हमारे साथ। कुछ उसमें स्कूल के बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोफेशनल है, वर्किंग है।
हम सब हर संडे जो है 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा निकाल के गंगा घाट, हरिद्वार में जो भी गंगा घाट हमें दिखते हैं जहाँ पे भी ज़्यादा प्लास्टिक हो रहा है, वहाँ पे क्लीन अप ड्राइव करते हैं। तो हम उसमें कुछ भी मॉनेटरी जो है डोनेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं, पर अपना 1 घंटे, 1 हफ्ते का 1 घंटे का समय उसमें दे रहे हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सोशल वर्क के लिए हमें पैसा ही ज़रूरी है, ये तो एक प्रॉपर मिथ है। आप सोशल वर्क में हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में हैं और आपकी जो एज है ये एक करियर बनाने का पीक पॉइंट है। तो आप अपने करियर को मैनेज करते हुए इन सब चीज़ों में भी कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं? आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? देखो, टाइम मैनेज के लिए मैंने अभी आपको वही बात बोली कि ज़रूरी नहीं है ना कि हम अपनी पूरा टाइम इसी चीज़ के लिए डेडिकेट कर दें। हम इनिशियल लेवल पे कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम 1 हफ्ते में 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो बाकी का तो जो हमारा टाइम है वो सेव है ना। अगर आप, मैं कहता हूँ आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे लेट से आप काम कर रहे हैं और आपके पास सैटरडे संडे का टाइम, क्या आप वो 1 घंटा गंगा माँ के लिए या पौधारोपण के लिए हम नहीं दे सकते? तो इस तरीके से अगर हम बैलेंस करके देखें तो बहुत, मुझे लगता है आपको 0.5% भी जो आपका टाइम है वो इन सब चीज़ों में नहीं लगता है। आज का जो यूथ है ओवर थिंकिंग बहुत करता है, फेक सिनेरियोज बहुत बनाता है। कुछ के फेक सिनेरियो ऐसे होते हैं, हम सुपरमैन होते हैं तो हम ये करते वो करते हैं। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास इतना टाइम है और आप गवर्नमेंट सिस्टम बदल कर वहाँ कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखो, ये सिस्टम बदलने वाली तो चीज़ जो बात बहुत बड़ी हो गई, पर हाँ, अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आप क्या चेंजेस ला सकते हो, तो सबसे बड़ा चेंजेस तो यही है कि जो भी हमारे गंगा घाट हैं, हम उनकी स्थिति देखेंगे तो आपको हर जगह प्लास्टिक दिख जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि हरिद्वार एक प्लास्टिक मुक्त शहर है, जहाँ पे बड़े बड़े दावे करे जाते हैं कि हरिद्वार में प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक पे इतना जुर्माना है, उतना जुर्माना है। पर आप हरिद्वार के किसी भी घाट पे चले जाओ, आप मेन हर की पैड़ी घाट पे चले जाओ, आपको खुलेआम जो है वो प्लास्टिक के जल भरने वाले डब्बे, प्लास्टिक की वो जो सिंगल यूज़ वाली पन्नियाँ होती हैं, वो आपको हज़ारों लाखों के संख्या में मिलेगी। और अभी हाल ही की बात है, सोमवती अमावस्या में जो लोग स्नान करने आए, मैं वहीं पर था, मैंने देखा कि उन्होंने वो पन्नियों का ढेर पहाड़ लगाया हुआ है उन पन्नियों का। तो अगर ये चीज़ बैन है तो धरातल पे ये चीज़ें क्यों नहीं आती हैं? अगर ये चीज़ बैन है तो सरकार उस चीज़ का वहाँ पे चालान क्यों नहीं करती है ना? तो मैं ये जो थोड़े बहुत सिस्टम में फ्लॉज हैं, मैं चाहूँगा कि अगर कभी मौका मिले तो इस पर एक स्ट्रिक्ट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बने और वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी करे जाएँ। आप रायवाला से बिलोंग करते हैं और वहाँ अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आपकी जितनी जान पहचान है उससे आपके मतलब आप वोट पर भी कुछ फ़र्क ला सकते हैं। तो मेरा तो आपसे ये क्वेश्चन है कि रायवाला में आप क्या चाहेंगे कि आने वाले लीडर क्या करें? देखो, मुझे तो इतना तो नहीं लगता है कि खैर कि हम कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस ला पाएंगे, बट हाँ, और ना ही हम ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन में इन्फ्लुएंस लाएं, वो हमारा काम नहीं है। पर हाँ, हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जो भी, चाहे हमारा रायवाला है, प्रतीत नगर है, हरिपुर कला है और खांडगांव है, कि जो भी जनप्रतिनिधि अब सेलेक्ट होके आए या जो भी अब उसमें उम्मीदवार खड़े होंगे, हम उनसे यही बात करेंगे कि देखो, विकास की बात हर आदमी करता है, डेवलपमेंट की बात कोई ऐसा आपका लीडर नहीं होगा जो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं तो रोड नहीं बनवाऊंगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो डेवलपमेंट की बात ना करे। पर हम ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक मुद्दा होना चाहिए कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो कि किस कॉस्ट पे कर रहे हो। अगर आप सड़क बना रहे हो तो उस सड़क के लिए क्या पेड़ कट रहे हैं? अगर कट रहे हैं तो क्या उसका कोई अल्टरनेटिव भी है? अगर जहाँ पे पेड़ हैं उस जगह के छोड़ के क्या कहीं और से भी कोई दूसरा मार्ग भी लाया जा सकता है? तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हमारे प्रतिनिधि हों वो सिर्फ विकास की बात ना करें, वो विकास और पर्यावरण को एक साथ लेके संतुलन बना के उसमें चलने की बात करें। तो जो भी ऐसा प्रतिनिधि होगा हम तो पूरा उनका सपोर्ट करेंगे। रायवाला में एक नदी है जो कि फिलहाल कूड़े की नदी बन गई है, तो क्या आप लोगों ने, जो आपके ग्राम प्रधान हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंचाई कि उसको साफ कराया जाए? देखिए, जो ये मुद्दा है ये सुसवा नदी का मुद्दा है और हमारे जो वहाँ पे प्रधान जी हैं सागर भैया, वो लगातार हम लोगों के साथ मिलकर उस नदी को साफ़ करने में लगे हुए हैं। पर वही है कि हम इनिशियल लेवल पे अगर वो काम स्टार्ट कर दें ना, अगर हम घरों में ही हम गांव-गांव घूम के जागरूकता फैलाएं कि हमें जो है कूड़ा जो है वो कूड़े वाली गाड़ी में ही डालना है, तो मुझे लगता है तभी जाके ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है। और उस चीज़ के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम है, द नवदीप फाउंडेशन नाम से हमारा ग्रुप है। सागर भैया भी जो प्रधान है अभी रायवाला के, वो भी उसके हिस्सा हैं। तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हर महीने जो है गांव के किसी हिस्से में जाके और लोगों के साथ बात करें, समझे उनकी दिक्कत क्या है, वो खुले में कूड़ा क्यों डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये जो है जन जागरूकता अभियान ऐसे चलाए जाएंगे, क्योंकि हम अभी बहुत लिमिटेड लोग हैं और हम
हमारा एक छोटा सा टुकड़ा, छोटी सी टीम जो है वो पूरे रायवाला या पूरे ऋषिकेश को हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। और ये जो सुसवा नदी है ये पूरा पीछे से बहते हुए रायवाला में एंटर करती है और फिर आगे जाके गंगा के साथ इसका मिलन होता है। तो हम ऐसे, और मैं चाहता हूँ ऐसे और लोग तैयार हों, ऐसे और लोग और बच्चे तैयार हों जो इस जन जागरूकता अभियान में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जो लोगों को समझाएं कि ये जो आप फेंक रहे हो, ये जो प्लास्टिक नदी में जा रहा है, इसका कितना दुष्प्रभाव है। आजकल की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो काफ़ी भड़काऊ हो गई है। ऐसा आपके लिए भी कहा जाता है कि आप जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें बहुत भड़काते हैं, तो ये एक अफवाह है या सच है? यार भड़काना इन द सेंस कैसे? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि मैं हमेशा से ना मैं एक रिबेल रहा हूँ। मुझे परिवार से तो हमेशा आज़ादी मिली है, बट सोसाइटी के जो कुछ स्टीरियोटाइप बने हुए हैं ना, मुझे उन्हें तोड़ने में बहुत मज़ा आता रहा है स्टार्टिंग से ही। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है ना, अब जैसे मैं अपने घर से हमेशा मुझे फ्रीडम दी गई है, पर कई बार ना मुझे लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों को, हालांकि वो उनके भले के लिए बोलते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं, बट कई बार वो उसे बहुत ज़्यादा दबा देते हैं। और अब आपने एक बच्चे को जो है 20-22 साल तक दबा के रखा, और फिर आप सोच रहे हो कि 23 साल में वो बच्चा जब बाहर जाए तो एकदम ऐसे करे कि ये जॉब मिल गई, ये लोगों से बात करने लगा, तो कैसे होगा? अरे जिस बच्चे ने 20 साल तक बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, उसे समझ ही नहीं है कि समाज में चीज़ें चलती कैसी है, एक बाज़ार जो है वो कैसे वर्क करता है, जिसे सामाजिक बोलचाल का बिल्कुल ही अनुभव ही नहीं है, वो फिर 23-24 साल में जब एंटर करेगा वो फील्ड में, देखेगा कि भाई ये समाज कितना क्रूर है, तो उसका मन तो टूटेगा ही। आपने तो उसे बचपन से एक बच्चे की तरह पाल के रखा है। तो मैं मैं जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा बंदिश में रखा जा रहा है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। माँ बाप आपके भले के लिए बोलते हैं, हर चीज़ वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सही हो। कई बार आपके डिसीज़न, खुद के लिए हुए डिसीज़न भी सही हो सकते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों की वजह से कई बार मुझे रेबल बोल दिया जाता है, कई बार भड़काऊ बोल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो देखो जिसकी जैसी मानसिकता। कई दोस्तों के यहाँ, कई मेरे ऐसे जूनियर्स हैं जिनके पेरेंट्स मुझे मतलब बहुत अच्छा मानते हैं, वो मेरे एक बार बोलने पे उन्हें मेरे साथ कहीं भी भेज सकते हैं। और कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके घर पे मैं बैन हो रखा हूँ कि नहीं अक्षत नहीं। आपके लाइफ में दोस्तों का क्या रोल है? देखो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों से आदमी को रिलीफ मिल सकता है। मतलब आप खुद ही सोचो, आपके पास कोई 1-2-3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आपके क्या मेंटल ट्रॉमास चल रहे हैं, क्या किस चीज़ को लेके आप डिप्रेस्ड हो, या जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं चीज़ें, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, बैठ के हंसी मजाक कर सकते हो। तो मुझे लगता है एक अच्छा अगर आपके पास सर्कल है तो इन सब चीज़ों से बहुत रिलीफ मिलता है। और मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मतलब 4-5 बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो लोग हर टाइम पे मेरे लिए खड़े रहते हैं। मैं भी उनके लिए हर टाइम, चाहे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम सब एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हमने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, उससे पता चला कि आप काफ़ी एडवेंचरस है, आप साइकिलिंग भी करते हैं। तो आपने कितना लंबा सफ़र साइकिलिंग करके तय किया है? मेरी साइकिलिंग की जर्नी जो है वो वैसे तो कोविड से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, बट मैंने जो मेन यात्रा करी थी अपनी वो अमृतसर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जो मेरी सबसे पहली और सबसे लंबी राइड थी। तो मैंने ऋषिकेश से गोल्डन टेम्पल अमृतसर करा था। उसके बाद मैंने ऋषिकेश से केदारनाथ, ऋषिकेश से मथुरा वृंदावन, ऋषिकेश से हिमाचल प्रदेश, ये सब मैंने साइकिल से कवर करे हैं। तो और जो भी जितनी भी मेरी राइड्स रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई सोशल मोटिव था। जैसे जो अमृतसर की राइड थी वो अवसाद मुक्त बचपन, डिप्रेशन फ्री चाइल्डहुड के एक सोशल मैसेज के साथ करी गई है। ऐसे ही केदारनाथ वाली जो राइड थी वो एक तीर्थ का जो हमारा पारंपरिक स्वरूप होता था कि हम पैदल चल के जाते थे, हम साइकिलों से जाते थे, हम घोड़े खच्चरों का यूज़ नहीं करते थे। और आज हम देख रहे हैं कि एक बॉडी बिल्डर भी जा रहा है, हट्टे कट्टे डोले बने हुए हैं, तो वो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए भी जो है वो खच्चर का यूज़ कर रहा है। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक वो बनाया कि यार इस टॉपिक को लेके एक राइड करनी चाहिए, तो मैंने केदारनाथ की राइड करी थी। ऐसे ही सारी जितनी भी मेरी राइड्स थी वो किसी ना किसी सोशल इशू को लेकर ही रही हैं और आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। आप शायद सिद्धबली भी साइकिल पर ही गए थे? पैदल गए थे? हाँ, सिद्धबली का भी मेरा यही था कि सिद्धबली हमारे यहाँ से शायद 85 या 90 किलोमीटर पड़ता है। तो मेरा मन था कि यार अब हर आदमी जो है वो बाइक उठाता है, कार उठाता है, चला जाता है, बट जो मुझे लगता है कि जो ऐसी तीर्थ स्थल है ना, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए जब तक आप थोड़ा सा कष्ट नहीं झेलोगे तब तक वो भक्ति का मज़ा नहीं आता है। तो वही था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने सुबह 3 बजे स्टार्ट कर दी थी पैदल चलना और करीब रात हो गई थी हमें वहाँ पहुँचते 8 बज गया था।
मैं अकेला था और मेरे जो भी भाई लोग हैं वो लोग मतलब स्कूटी पे साथ में पानी वानी लेके साथ साथ चल रहे थे कि इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़े, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब बढ़िया रहा था, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है आप ट्रैकिंग पर गए हो और वहाँ फंस गए हो? ट्रैकिंग पे तो नहीं, पर हाँ जब मैं मथुरा वृंदावन जा रहा था तो मेरे साथ साइकिल पे हुआ था कि रात के 9 बज गए थे, बहुत लेट हो गई थी और रुकने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि मैं कुछ होटल या कोई धर्मशाला ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। अक्सर क्या होता है जब मैं पहाड़ों की साइड जाता हूँ तो अपना खुद का कैंप लेके जाता हूँ क्योंकि पहाड़ मुझे काफ़ी सेफ़ लगते हैं कि साइकिल वाइकिल मेरी सेफ़ रहेगी, पर प्लेन में मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो मैं रुकने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। फिर एक मुझे छोटा सा होटल जैसा मिला, उस पर हालांकि ताला लगा हुआ था। फिर मैंने उनके नंबर पे कॉल करा, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने करीब आधा घंटा वहाँ वेट करा, 9:30 बज गए थे, अंधेरा काफ़ी था। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे कॉल करके पूछा, मैंने कहा भैया आप आ रहे हो? बोले मैं आ तो रहा हूँ, पर असल में कल हमारे होटल में ना एक मर्डर हो गया था, पर कोई बात नहीं हम आपको रूम दे देंगे, वहाँ वो पुलिस ने बंद करा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्यों फंसा रहे हो मुझे, कल मर्डर हो गया था और तुम कह रहे हो रूम दे देंगे। फिर वही था मेरा, मैं वहाँ मतलब फिर मैंने जैसे तैसे, अच्छा जो नेक्स्ट गांव पड़ने वाला था वो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर था। 40 किलोमीटर मतलब मुझे 1.5 घंटा और साइकिलिंग करना पड़ता। फिर मैंने जैसे तैसे मैंने कहा यहाँ रुकना तो सेफ़ बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने साइकिल उठाई, मैं निकला, फिर मैंने जाके 11 बजे रात को चेक इन करा। तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, और भी राइड्स में ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं, पर मज़ा भी इसी चीज़ का है। आजकल के यंगस्टर्स जो खा खा के घर में बैठकर मोटे हो रहे हैं, उन्हें आपसे सीखना चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश से गोल्डन टेम्पल साइकिल से जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा भी पैदल चलते हैं तो सब थक जाते हैं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग आपने आपकी जर्नी है। अब ये सब तो आपकी अचीवमेंट्स थी, अच्छी अच्छी बातें थी। अब आपके लाइफ के कुछ ऐसे फेलियर्स रहे हैं जहां आपको लगा हो कि सब खत्म? हाँ, अभी तो मतलब रिसेंटली मेरा कॉलेज में एमबीए करने गया था, तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करा, काफ़ी अच्छे परसेंटाइल आए, बहुत अच्छा जो मैंने कॉलेज सोचा हुआ था वो कॉलेज मिला। बट लाइक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा वो बना कि मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। मेरे घर पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, जो मेरा ड्रीम था कि यार मुझे एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है और ये सब चीज़ें, वो सब मतलब एक फ़ोन कॉल आया और मुझे लगा मेरे सारे सपने जो हैं वो सब बिगड़ता हुआ दिखा मुझे। 2023 की बात है ये, 8 सितंबर 2023, 3:40, 3:45 ऐसा ही टाइम हो रहा था। तो कुछ पर्सनल रीज़न थे वो मैं शेयर नहीं कर सकता, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि यार अब क्या करूँगा मैं। फिर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं मतलब 24 घंटे मेरे मन में वही सारी चीज़ें चलती रहती थी। बट वो भी एक फेज़ था, मैंने रियलाइज़ करा कि यार समय है, समय निकल जाता है। आज अच्छा है, कल बुरा है, जैसा भी है समय निकल जाएगा। हम चाहे जितना मर्ज़ी कोशिश करें कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, हम चाहे जितना उस चीज़ बारे में सोचें, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी अपनी मेंटल स्टेट ही जो है वो और गिराता जाता है, परेशान होता जाता है। तो वो था, एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, बट ठीक है मैं ओवरकम कर गया। और अभी भी सेटबैक तो लगे रहते हैं। मैं तो आई एम अ मैन ऑफ फेलियर्स, मुझे लगता है मैंने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं और अभी भी मैं देख ही रहा हूँ। बट ठीक है, चलती का नाम गाड़ी, चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आजकल के जो निब्बा निब्बी है उन्हें आप क्या बोलेंगे, और उन लोगों को भी जो कमिटेड है, क्योंकि आपसे कम एज के भी ऑडियंस होगी हमारी, हमसे बड़ी एज की भी होगी, तो आप क्या मैसेज देंगे? रिलेशनशिप एडवाइस हाँ। यार मैं क्या रिलेशनशिप एडवाइस दूँ, मतलब यार मुझे देखो, टू बी ऑनेस्ट मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ज़्यादा समझ नहीं आता है। और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अगेंस्ट हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फेवर में भी नहीं हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर आप किसी के साथ हो, कोई है आपका दोस्त है या कोई भी है जिसके साथ आप काफ़ी आपने टाइम स्पेंड कर लिया, अच्छी बॉन्डिंग है आपके साथ, और वो फ्लो में आपका कुछ हो गया कि आप रिलेशनशिप में आ गए, या मतलब एक जो है जिसमें आपको एफर्ट्स ना डालने पड़े किसी भी पर्सन के लिए, तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ है, आपका बॉन्डिंग है, आप लॉन्ग टर्म एक साथ हो गए 5-6 साल 10 साल हो गए, आपका फ्यूचर प्लान है कि हमें साथ ही रहना है या जो भी है, तब तो ये सारी चीज़ें सेंस बनाती हैं। नहीं तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि आपने 1 महीने किसी को डेट करा ब्रेकअप, 2 महीने किसी को करा ब्रेकअप, 1.5 महीने किसी को करा ब्रेकअप, मुझे लगता है ये सब टाइम वेस्ट है। आदमी क्यों अपना, इतना वैल्यूएबल है हमारा टाइम, हम उसे किसी और पे क्यों बर्बाद करें। तो ये सब चीज़ें तो मुझे उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती हैं। और मैं तो बच्चों को भी, जो मेरे से जूनियर्स हैं, जो अभी स्कूल टाइम में हैं, मैं उन्हें भी यही एडवाइस देता हूँ कि यार ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्करों से दूर रहो। हाँ, जब जहाँ जो होना होगा वो ऑटोमेटिक हो गया तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है,
इन सब से ऊपर उठ के बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप अचीव कर सकते हो। तो वो एक एम बनाओ, वो एक टारगेट सेट करो और उसके लिए मेहनत करो। बाकी ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। आखिरी में आप उत्तराखंड के बारे में कुछ कहेंगे, 2 लाइन? यार उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि है और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा गंगा के किनारे जो है मेरा जन्म हुआ है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं जितनी सेवा अपने राज्य की कर सकूँ, जितनी सेवा मैं इस देवभूमि की कर सकूँ उतनी करूँ, क्योंकि अपने लिए तो हर आदमी कर ही रहा है। अपने लिए मैं भी करूँगा ही, पर्सनली मुझे भी ज़रूरत है, तमाम चीज़ें हैं मेरे खुद के निजी जीवन में भी, तो अपने लिए मैं भी करूँगा ही। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ साथ अपनी देवभूमि के लिए काम करूँ और जितना हो सके मैं दूसरों को भी प्रेरित करूँ कि हम सब जो है अपनी इस भूमि के लिए काम करें। स्ट्रेट टॉक सुरभि चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि आपका कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, कुछ अपनी बातें शेयर करने के लिए मौका दिया, हमें बुलाया। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आज हम इस तरह बैठे और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करी जिनके बारे में बात होनी भी चाहिए। पर्यावरण के बारे में मुझे लगता है कि आज के समाज में बहुत कम बात हो रही है, बहुत कम लोग इस टॉपिक पे ध्यान दे रहे हैं, पर ये एक बहुत मेजर इशू होना चाहिए किसी भी इलेक्शन का या किसी भी नॉर्मल कन्वर्सेशन का भी। जैसे हम पान की दुकान पे बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, चाय की टपरी पे बैठ के राजनीति डिस्कस हो जाती है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम पर्यावरण भी एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहिए जिस पे हमें ऐसे डिस्कशन करने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए कनेक्टेड रहे स्ट्रेट टॉक सुरभि के साथ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड देवभूमि में देवी देवताओं के बारे में। कैमरामैन आनंद के साथ सुरभि।